15 सितंबर पूरी दुनिया में यौम जमहूरियत के तौर पे मनाया जाता है और पाकिस्तान में आज जमहूरियत और रियासत की बुनियाद ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ अदालत उज़्मा को अदालत मातहत गारतगर बनाकर रियासत की बुनियादों को हिलाने की जसारत की जा रही है। बात सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की नहीं, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आफरीदी, जस्टिस अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस मजहर, जस्टिस जमाल, जस्टिस आयशा, इनमें से कोई भी जज बने या चीफ जस्टिस बने ना बने, इस वक्त बहस नहीं। कोई जज अजीमत का पैकर या इसने माजी में कंप्रोमाइज किए या नहीं, सवाल ये भी नहीं। सवाल ये है कि क्या किसी भी हुकूमत को ये इख्तियार हमेशा के लिए मिल जाए कि वो अपनी मर्जी के किसी जज को चीफ जस्टिस बनाए, या किसी जज को अगर हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती तो उसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने का कोई हक नहीं। सवाल ये है कि अगर सीनियरिटी उसूल तर्क करके अपनी पसंद के किसी कंप्रोमाइज जज को चीफ जस्टिस बनाने का इख्तियार हुकूमत को मिल जाए तो फिर अदलिया आज़ाद हरगिज़ नहीं रहेगी। फिर ये सीनियर जज के सर पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी कि हुकूमत के खिलाफ फैसला दिए तो चीफ जस्टिस नहीं बन सकते। सवाल अदलिया की आज़ादी का है, अफराद का नहीं। अफराद आते जाते रहते हैं, मगर ये इख्तियार एक बार हुकूमत प्लस इस्टेब्लिश को मिल गया तो फिर वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की हैसियत ही ख़त्म हो जाती है। इन तरामीम से सुप्रीम कोर्ट की कुल हैसियत फ़कत एक एक्स्ट्रा अपील की रह जाएगी, वो भी चीफ जस्टिस हुकूमत की खुशामद में मुताज रहेगा। आज की आईनी तरमीम का लबे लबाब ये है कि अगर ये आईनी तरमीम हो जाती है तो आइंदा मुल्क का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट, चारों हाई कोर्ट के बाकी जजेस बराए रास्त गारतगरों को जवाबदेह होंगे और अपनी तरक्की और तकर्री के लिए गेट नंबर डैश 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 की खिदमत किया करेंगे। हल्की फुल्की जो मज़ामत आज ये भी खत्म हो जाएगी। हुकूमत और दूसरी सियासी जमातों को इसका इदराक नहीं, वो सिर्फ बग़्ज़ इमरान में ये सब करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। गुज़श्ता कल मैंने आइन के तनाजुर में और कानून के तनाजुर में जो आइनी तरमीम पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन 1973 के तहत आर्टिकल 239 के तहत होती है, उसका मैंने तकाबली जायज़ा लिया था और उसके साथ जजेस की तकर्री और उनकी अपॉइंटमेंट के साथ साथ उनका ओहदा और उनका जो उनकी एज ऑफ रिटायरमेंट के हवाले से जो आर्टिकल्स हैं पाकिस्तान के आइन में, उस हवाले से आइनी तजिया किया था। और मैंने ये अर्ज़ किया था कि आज मैं सियासी तजिया करूँगा जो काफ़ी अरसे से चल रहा है, जो कल और आज इसमें तेज़ी आई है। उस हवाले से आप सबको मालूम है कि तकरीबन 8 फरवरी के बाद फॉर्म 47 के ज़रिए पार्लियामेंट को वजूद में लाया गया, स्पेशली नेशनल असम्बली और फिर प्रोविंशियल असम्बली में जो रिजर्व सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आइन की आर्टिकल 51 या 106 के तहत बनती थी, उसको चुरा के उन्होंने बांट दी मुख्तलिफ पीडीएम की दूसरी जमातों में, गारतगरों की या फसाई की जमातों में, और उसके ज़रिए फिर वो मेजॉरिटी लेके उन्होंने कोशिश की कि हम आइन में तरमीम लेकर आएंगे। लेकिन 12 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने उनको फुल स्टॉप लगा दिया, उन पे ब्रेक लगा दी। अब इन्होंने क्या किया कि 5 अगस्त तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिजर्व सीट्स देनी थी वो वापस करनी थी, जबकि इस फैसले की वजह से ये किया कि जो सीटें इन्होंने चुराई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई सीट नहीं बनती, क्योंकि पाकिस्तान ना तहरीक इंसाफ का बल्ला मौजूद है ना तहरीक इंसाफ है, तो वो सीटें जो तकसीम की थी रिजर्व सीट्स की मुख्तलिफ जमातों में, नून में, जरदारी लीग में, नून लीग में या फिर JUI और MQM वगैरह में, वो डी सीट हो गए थे। अब इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त पाकिस्तान नेशनल पार्लियामेंट की जो नेशनल असम्बली है और सेनेट है वो इस वक्त पूरी नहीं है, और जो मेंबर डी सीट हुए थे उन्होंने जब 4 महीने पहले इलेक्शन हुए थे सेनेट में, उनके वोट के जरिए जो इस वक्त सेनेटर्स मौजूद है वो उनके वोट में शामिल है। तो मुख्तसर ये है कि और इसके अलावा जो KPK में अभी तक सेनेटर्स के इलेक्शन जो कि 24 सीटें केपीके असम्बली की हैं
जो कि 3 साल बाद 12 सीटें खाली होती हैं, उनमें इलेक्शन होने थे, आज तक वो नहीं हुए। तो इस वक्त जो पार्लियामेंट है, मैं समझता हूँ मुकम्मल ही नहीं है, क्योंकि रिजर्व सीट्स अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन अकॉर्डेंस विद जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई जब मिलेगी तो उसकी तादाद तकरीबन 115 से 120 हो जाएगी। और इसके अलावा सेनेटर्स भी उनको मिलने हैं, अगर 12 हैं तो 10 या 9 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगी, जिसमें वहाँ पर तादाद होगी। फिर एक जो इन्होंने ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो मुकम्मल ऑर्डर नहीं किया था और अभी रहता है, और इसकी वजह से जो टोटल सीटें थी उस पे फैसला ये हुआ था कि जो 39 थी वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नोटिफिकेशन करवा दिया था, लेकिन 41 सीट्स वो जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन तो सारों ने लड़ा था, लेकिन इन 39 ने जब फॉर्म फिल किया था उसमें लिखा था हम पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या इनएडवर्टेंटली जो 41 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने जो फॉर्म फिल किया था इलेक्शन लड़ने के लिए, उसमें नहीं लिखा था कि हम पीटीआई के, उन्होंने आज़ाद लिख दिया था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था जो 41 है वो जनाब विद इन 50 डेज अपनी एफिलिएशन बताएं कि वो उन्होंने किस जमात के प्लेटफॉर्म से लड़ा है, ताकि वो किया जाए। मुख्तसर ये कि आपको मालूम है कि तकरीबन 1.5-2 माह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस में छापा भी मारा गया था। मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एफिडेविट्स कटे हुए हैं किस तरह उस पर कब्जा किया जाए। उन पे उनको नाकामी हुई मोर और लेस, और उसके बाद भी जो 41 कैंडिडेट्स रहते थे उन्होंने भी एफिडेविट जमा करवा दिए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। फिर इन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में भी तब्दीली करके इनका रास्ता हमवार किया कि इनको हम किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए, ताकत के जरिए, दोस्त दादली के जरिए अगवा करके माओं को, बेटियों को, बहनों को अगवा करके इनको प्रेशराइज करके हम वोट डलवा के पूरी सीटें कर लेंगे। नेशनल असेंबली में 224 और सेनेट में 64। अब कल इन पे फिर एक और ब्रेक लग गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो 8 जजेस है उन्होंने कल फैसला दे दिया और उसमें बड़ी डिटेल लिख दी कि जनाब जो वजाहत, हालांकि आपने 5 अगस्त तक इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीट से ली थी, लेकिन आपने नहीं दी और आपने टाइम गेन करने के लिए उसमें जजमेंट लिख रहे हैं। बड़ी इसकी क्रक्स ये है कि आपने बदनीयती के तौर पे ये दरख्वास्त वजाहत के लिए मेरे पास भेजी है, जबकि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने 12 जुलाई के फैसले में बड़ी डिटेल हर चीज़ लिख दी थी, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं थी। सेकंड और चंद पॉइंट्स थे, उसमें मुख्तसर बताऊंगा ताकि वीलॉग लंबा ना हो। उसमें अर्ज ये है, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमने पूरा मैकेनिज्म लिखा था और आपने खुद बहुत से लेटर्स लिखे, जिसमें उमर अयूब को जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा और इसके अलावा बैरिस्टर गौहर को आपने मुख्तलिफ लेटर्स लिखे, नोटिफिकेशंस किए, उसमें चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा। जब आपने तस्लीम कर लिया, वो इम्प्लाइडली तस्लीम कर लिया, और जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, एक प्रिंसिपल ऑफ एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट, उसकी बुनियाद पे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही है और चेयरमैन साहब बैरिस्टर गौहर हैं और उमर अयूब सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ इसमें डिस्कस की कि जनाब पर्सन सिर्फ नेचुरल पर्सन नहीं होते, बल्कि वो जूरिस्टिक पर्सन भी होते हैं, वो लीगल पर्सन भी होते हैं, वो कॉर्पोरेट जो बॉडी होती है वो लीगल पर्सन होते हैं। वो पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, जिसमें ट्रस्ट है या फाउंडेशन है या कंपनीज है या एलएलसी है या एओपी है, ये जो है लीगल एंटिटी रखती हैं, ज्यूरिस्टिक पर्सन होते हैं। तो आपने इस चीज़ को भी नहीं समझा कि ज्यूरिस्टिक जो लीगल पर्सन होते हैं, बज़ाहिर तो उनका कोई वजूद नहीं होता, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई नेचुरल पर्सन होता है। उसमें ये जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यही अगर इस तरह से कहा जाए तो डी फैक्टो भी ये बनते हैं। और वैसे भी हम अपनी जजमेंट में बता चुके हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, इसलिए ना सिर्फ ये डी जोरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, इसके अलावा डी फैक्टो भी है। तो आप में इसकी बदनीयत नजर आती है, और अगर आपने इस पे अमल ना किया तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंस यानी कि कंटेम्प्ट भी, कोर्ट ऑफ भी आपको भुगतनी पड़ सकती है, आपको सजा भी हो सकती है। बहरहाल ये इसका बैकग्राउंड था। और फिर मैं एक और बैकग्राउंड से बताता चलूँ कि आपको पहले भी मैं कई वीलॉग में कह चुका हूँ कि ये गारतगर जो है पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं बैरूनी ताकतों
के इशारे पे और 3 पौने 3 साल में जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। अब दूसरे पहलू से बताना चाहता हूँ, इसीलिए ये किसी न किसी तरह से टूथ मेजॉरिटी के लाकर और आईनी तरमीम करके ये तमाम गारतगरों को जो कि 2.5-3 सालों से हिस्से हैं उनको एक्सटेंशन देना चाहते हैं, जिसमें खासकर काजी फायज ईसा मौजूद है और मेरी इत्तला के मुताबिक राजा सिकंदर सुल्तान भी मौजूद है और गारतगर को जो हेड कर रहा है वो भी मौजूद है। मुख्तसर ये है ताकि ये एजेंडा जो लंदन प्लान है और लंदन प्लान को जो अप्रूव किया था बैरून ताकतों ने, उसका एजेंडा है ताकि इंडिया को पाकिस्तान इस खिते में सुपर पावर बनाया जाए, चौधरी बनाया जाए और चाइना के मुकाबले में खड़ा किया जाए और पाकिस्तान को इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए कि वो भूटान और नेपाल जैसी रियासत बन जाए और खुदा न खास्ता और भी उसके कोई फ्यूचर मुरतब कर लिया हो गया होगा बैरून ताकत। लेकिन मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अब मैं फिर एक और पहलू पे आना चाहता हूँ जो कि आईनी और कानूनी है। कल भी सारी जंग चलती रही, आज भी सारी जंग चलती रही है। पाकिस्तान कभी नून लीग वाले जा रहे हैं, मोहसिन नकवी जा रहा है मुलाकात करने के लिए और मरकज़ कौन सा है? मौलाना फजल रहमान। हमेशा आपको मालूम है कि मौलाना फजल रहमान कभी भी रिलायबल शख्स नहीं है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ देखनी है, अपना सियासी फ्यूचर भी देखना है। पाकिस्तान केपीके में पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इनको बहुत बड़ा डेंट लगा है, बाकी पार्टी को भी लगा है। अगर इन्होंने आज इन गारतगरों को साथ दिया तो जो थोड़ी बहुत इनकी इज्जत बची है केपीके में वो भी उनकी जाती रहेगी। लेकिन इसके अलावा और पहलू भी है कि अगर मौलाना साथ दे दें और जो कल का जो फैसला है उसमें बता दिया है कि जनाब आप जो आर्टिकल 63 का हवाला दिया है ए का, उसके मुताबिक पहले तो था कि जनाब अगर वोट देगा तो वो ही विल रिमेन नो मोर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेट। लेकिन जो 22 मई 2022 का फैसला आया था जिसको ऑथर थे अता बंदयाल साहब, उन्होंने लिख दिया था सिर्फ ये नहीं, इंटरप्रिटेशन भी की थी कि वो ना सिर्फ रहेगा बल्कि उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। वो भी इनके रास्ते में आ रहा था, जिसकी आईनी तरमीम अभी डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन सी आ रही है। मुख्तसर ये है कि ये गारतगर आईनी जो तरमीम लेके आ रहे हैं उस पर मैं फर्दर आपको बताऊंगा, लेकिन जो आज की स्ट्रगल हुई है और कल की अभी तक क्लियर चीज़ नहीं आई है। और अभी खबर आई है जो इन्होंने इजलास बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन का, मौलाना ने ना इधर हाँ की है ना उधर हाँ की है, बल्कि उन्होंने जो बात की है बड़ी नपी तुली बात की है और एक्सटेंशन के जो है ना वो कायल नहीं है। उन्होंने इनकार कर दिया है कि किसी को फर्दर एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, अलबत्ता आईनी अदालत के हवाले से हम बात कर सकते हैं और इसको आगे चल सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं है। और मौलाना साहब ने यही कहा जो कि कानून और आइन भी है कि इतनी जल्दी आइन को पास ना करें, जो आइन में तरीका मौजूद है, जो कि नेशनल असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तरीका मौजूद है, आप उसको फॉलो करें। जो अगर प्राइवेट बिल होता है तो 1 महीने का प्रोसेस होता है, मुख्तलिफ कमेटी से गुजर के नेशनल असेंबली या सेनेट में फ्लोट होता है। इसके अलावा अगर हुकूमती बिल है तो कैबिनेट से मंजूर होगी, फिर खसूसी कमेटी बनती है, फिर उसमें बहस होती है और फिर ऐवान में बहस होती है। खसूसी कमेटी तो बनाई है 18 रुकनी, जिसमें 12 हुकूमत के और फिर 6 अपोजिशन के हैं। और आपको भी उसका हाल है कि अभी तक पता ही नहीं कि आइन का जो है मजज़ा बिल क्या है। और इस सब को मालूम है कि अभी तक इवन इसहाक डार ने कहा है कि जनाब मुझे नहीं पता कि आइन में कौन कौन सी तरामीम लाई जा रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अखबारों में आ गई हैं, उड़ती हुई खबरें आई हैं, लेकिन ये तैयार की है, इसका आपको अंदाज़ा हो गया, ये गारतगरों ने ही तैयार किया है और इनको देंगे उस वक्त जब असम्बली का इजलास होगा। इसीलिए प्लान किया गया है कि जनाब नेशनल असेंबली में पेश करेंगे और फटाफट मंजूर करके हम सेनेट में पेश कर देंगे, जो कि ये तरीका कार नहीं है। और मौलाना ने इन दोनों पे ऑब्जेक्शन किया है कि जनाब टाइम लें और प्रॉपर तरीके से इसको प्रोसीड करें। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ होप, इवन दो अगर मौलाना भी जाते हैं तो इनकी सीटें पूरी नहीं होती, इसीलिए वो 63A को भी ख़त्म करना चाहते हैं। अब आगे ऑप्शन क्या है मैं उस पर फर्दर जाऊँगा, लेकिन जो आईनी तरामीम है उस हवाले से जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें आईनी अदालत का क़याम होने लगा है। ये अदालत आईनी मामला से मुतल्लिक़ मुकदमात को निपटाएगी। तजवीज़ ये है कि आर्टिकल 184, 185 और 186 के तहत मुकदमात का फैसला इस अदालत में किया जाएगा। इसके फैसलों की अपीलें भी वही सुनी जाएंगी। जजों को हटाने का तरीका भी तरामीम के जरिए जजों को बरतरफी के लिए एक मेयारी अमल के तफसील दी गई है, जिसका मकसद तरीक़ाकार में वाज़े और मुस्तकिल मिजाजी लाना है। 19वीं तरमीमी के तकरीर के अमल की बहाली कर दी जाएगी। हाई कोर्ट के जजों के तबादले का तरीक़ाकार उसमें किया जा रहा है। उसमें यह किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जजेस को
तबादला किया जा सकता है, हाई कोर्ट पंजाब का जा सकता है सिंध में। इससे बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, और फिर एग्जीक्यूटिव पे बस पावर आ जाएगी और खिलौना बन जाएंगे हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट पे। आर्टिकल 184 में तरमीम लाई जा रही है, और तरमीम ये है कि इस वक्त 184(3) के तहत 3 जो रूल्स प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट जो 2024 है, उसके ज़रिए इन्होंने क्या किया था कि 3 जजेस का एक कमेटी बनाती थी सीनियर तरीन, वो इसको फैसला करते थे। सुना है कि जनाब इसको ख़त्म करके दोबारा चीफ जस्टिस के पास ये पावर दे दिए जाएंगे, और मकसद आपको मालूम है कि उसका क्या करना है। अदालती तकरारियों के दायरे में तंजीम न की जाएगी। मसौदे में जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को मिलाकर नई कमेटी बनाने की तजवीज़ दी गई है। एडॉक जजेस को लगाने का तरीकाकार किया जाएगा, जो आर्टिकल 181 में तरमीम करके इसको किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें करने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करके और वो फिर मातहत अदलिया बना दी जाएगी भारतगरों की। ये था एक तरीका। अच्छा, मेरी एक तजवीज़ ये है कि अभी भी बायोसी के ज़रिए नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरी जमातें जो समझते हैं कि हमें फ़ाइट करना है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रेजिलियंस कल शो की है, तो पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं, ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेरा तजज़िया ये है इस हवाले से कि इस वक्त जो है पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, नेशनल असम्बली भी मुकम्मल नहीं है, सेनेट में भी मुकम्मल नहीं है। आप सबको मालूम है कि जब नेशनल असम्बली हुआ और 47 के लोग मौजूद थे, उसमें रिजर्व सीट्स दी गई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, वो भी इन पीडीएम पार्टी को तकसीम कर दी गई, और वो नेशनल असम्बली में वो ख़वातीन बैठ गई या माइनॉरिटी के लोग बैठ गए। और प्रोविंशियल असम्बली में इसी तरह हुआ, वहाँ भी माइनॉरिटी और ख़वातीन इनके बैठ गए और उनकी तादाद बढ़ गई। और जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम थे, उनके नंबर ज़्यादा थे, तो उन लोगों ने जो बाद में 12 जुलाई के फैसले की वजह से डी सीट हुए हैं, उनको जो है क्या करना पड़ा है, वो डी सीट हो गए, लेकिन उन्होंने ही वोट दिए थे उन सेनेटर्स को जो इस वक्त बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेनेटर है, और दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए जब नेशनल असम्बली और सेनेट मुकम्मल हो जाए। अब सेनेट पे आ जाए। सेनेट एक तो ये गलत हो गया, जो सेनेटर्स अपॉइंट हुए वो गलत हुए, इसके अलावा इसके लिए दोबारा होना चाहिए। इसके अलावा जो केपीके में टोटल जो 96 सीट्स है सेनेट में 15 आर्टिकल 59 के तहत, उसमें 24 सीटें हर प्रोविंस के पास है। तो 3 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं वो 12 सीटों पे होते हैं। तो 12 सीटों पे इलेक्शन होने केपीके में अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, तो अभी तो सेनेट भी मुकम्मल नहीं है, और ज़्यादा 10 सीटें तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या दूसरी सियासी जमातों को फौरी तौर पे आर्टिकल 199 के तहत केपीके में जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोविंस में जो रिजर्व सीट है वहाँ पे जाना चाहिए, और ये जो 12 जुलाई का फैसला हुआ है उसमें सीएम फाइल करनी चाहिए, और स्टे करा देना चाहिए कि ये जो सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब तक इस बात की डिटर्मिनेशन नहीं होगी, जो 12 जुलाई के फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती, तो किसी किस्म की फर्दर अमेंडमेंट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये नहीं ठहर सकती। ये इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो उन्होंने वायलेशंस की है उसके मुताबिक भी ये चैलेंज हो सकती है, उसमें मैं डिटेल नहीं जाना चाहता। मुख्तसर ये है कि मेरा तज़िया है कि अभी भी हमारे पास बहुत से बॉल्स हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक अच्छा रिस्पॉन्ड किया है, आप उसे निगोशिएट करें। इसके अलावा सुबह आप हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में साइमल्टेनियसली जाएं और वहाँ पर इन्वोक करें, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनके इरादे खाक में मिल जाएंगे। बाकी आखिर में जाते हुए इससे पहले मैं एक बयान देना चाहता हूँ जो कि मेरे दोस्त ने भेजा है। मुल्क में इससे बड़ी बेगैरती और नंगा नाच और क्या होगा कि हुकूमत कौमी असम्बली में एक आईनी तरमीम पेश करना चाहती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाएगी और इनकी हुकूमत की सहूलतकारी जारी रख सके। और चीफ ये सारा तमाशा और ये नंगा नाच देख रहा है कि किस तरह दिन की रोशनी में भी बोलियां लग रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस को खरीदने की कोशिश की जा रही है। अगर रत्ती भर भी शर्म हो तो वो खुद कहकर कह दे कि किसी सूरत में एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन लगता है ऐसा कि सब पाकिस्तान दुश्मन मुल्क के एजेंट हैं जो पाकिस्तान की तबाही चाहते हैं। आखिर में खबर कि 2 रोज़ कबल इमरान खान की ट्विटर से एक ट्वीट हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में वो यह्या खान 2 है। आपको मालूम है कि 70s में क्या हुआ कि जब मुजीबुर रहमान ने 170 सीटों में से 168 सीटें, जबकि भुट्टो के पास सिर्फ 82 सीटें थी, और इलेक्शन
जो 1970 में होते उसका राइट बनता था कॉन्स्टिट्यूशन राइट को, उसको मुजीबुर रहमान को और अवामी लीग के जो सदर थे उनको वजीर आजम बनाना था, लेकिन वो किस तरह रोका। और फिर भुट्टो उनका बगल बच्चा था, जो आज बगल बच्चा बच्चा जमूरा बिलावल उनके हाथों में, गारतगरों के हाथों में खेल रहा है। और कल जो तकरीर की थी नेशनल असेंबली में,